नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। इस वक्त कोरोना को लेकर जो स्थिति है और कोरोना से इतर राजनीति को लेकर, सियासत को लेकर जो स्थिति है, ये दोनों ही स्थितियां एक तरह से चौंका रही हैं। न कोरोना का सिलसिला थम रहा है, रुक रहा है, और न राजनीति का। हर रोज उधर कोरोना में आंकड़े बढ़ रहे हैं तो इधर सियासत में नए आरोप प्रत्यारोप और नए विवाद जुड़ रहे हैं। हम पहले जरा सियासत की जल्दी से बात आपको बता दें, फिर कोरोना और इनके आंकड़ों पर आएंगे। हो ये रहा है कि आपने बस विवाद, किराया विवाद, ये तमाम विवाद देखे, आरोप प्रत्यारोप। इसके बाद फिलहाल जो हमारे प्रवासी श्रमिक मजदूर भाई हैं उनको लेकर विवाद गहरा गया है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच में जो बयानबाजी हुई उससे आप वाकिफ हैं। इस पूरे खेल में मनसे यानी एमएनएस के जो अध्यक्ष हैं राज ठाकरे, वो भी कूद पड़े और उन्होंने भी इस पूरे मामले को एक अलग रंग, एक अलग मोड़ देने की मोड़ दिया। इधर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि वो माइग्रेशन को लेकर एक पॉलिसी लाएंगे और एक आयोग का गठन करेंगे और उसके बाद बाकायदा ये एक रिकॉर्ड रहेगा कि कितने प्रवासी मजदूर हमारे भाई किस किस प्रदेश में हैं, कहां कहां हैं, उनका डेटा रखा जाएगा। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है, पहले भी वो ये कहते रहे हैं, आज उन्होंने एक तरह से दोहराया है कि हम प्रदेश में ही अपने श्रमिकों को, मजदूरों को रोजगार देने का काम करेंगे। इस सब के बीच ट्रेन और रेल को लेकर भी सियासत इस देश में खूब गर्म है। कल देर रात रेल मंत्रालय की तरफ से, रेल मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से कई ट्वीट किए गए। वो ट्वीट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को संबोधित थे और उसमें 1 घंटे में, 1.5 घंटे में लिस्ट मांगी गई थी, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री लिस्ट उपलब्ध नहीं करा पाए और उसके बाद इस पूरी बात ने सियासी रंग ले लिया और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होने लगे। इस सब के बीच गर्मी जो है वो कहर बरपा ही रही है। रेड अलर्ट एक तरीके से पूरे देश में, खासतौर से उत्तर भारत में जारी किया गया है। आज ही जो तापमान है उसने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। प्रयागराज में आज 47 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जबकि देश की राजधानी दिल्ली में यह तापमान कहीं 45 तो कहीं 46 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। कहा यह गया है कि अगले 3-4 दिन काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं भीषण गर्मी के लिहाज से। लिहाजा प्राइम न्यूज़ भी आप सारे लोगों से अपील करता है कि कृपया करके ध्यान रखें और इस लू में या भीषण गर्मी में जितना हो सके घर में रहें, बाहर न निकलें। अब हम आते हैं जरा कोरोना मीटर पर कि कोरोना का हाल क्या है और कोरोना को लेकर अब जो मानसिक स्थिति है लोगों की वो क्या हो रही है। हमारे देश में जो कोरोना का आंकड़ा है वो 1,38,000 के पार चला गया है। अब तक 4,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 57,000 से ज़्यादा लोग ठीक हुए हैं। दुनिया भर में भी ये तादाद बढ़ रही है, 54,32,000 से ज़्यादा दुनिया भर में तादाद हो गई है। 21 लाख से ज़्यादा लोग ठीक हुए हैं और 2 लाख 2.5 लाख से ज़्यादा लोग काल के गाल में चले गए। दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है कि प्रदेश में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं लेकिन स्थिति नियंत्रण में है, ये उन्होंने कहा है। कितनी नियंत्रण है ये हम सब देख रहे हैं। तकरीबन 4-5 दिनों में ही 4,000 से ज़्यादा संख्या हो गई है। इधर जो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच विवाद है, हमने उसकी जानकारी आपको दी। अब सवाल यह है कि इस बार इस चुनौतीपूर्ण संकट में जो श्रमिक है, जो हमारा मजदूर है, वो एक तरीके से फुटबॉल बन गया है और इस तरफ से और उस तरफ से जो चोट पड़ रही है वो उसी पर पड़ रही है। हम बहुत सारे पॉलिटिकल मसलों पर बात करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप हुए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज ठाकरे के बीच काफ़ी दौर चला है टिप्पणियों का, आरोप प्रत्यारोप का। राज ठाकरे का कहना है कि प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र आने से पहले इजाज़त लें और महाराष्ट्र में जो थाने हैं वो उनका रिकॉर्ड रखें वगैरह वगैरह। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो अपने श्रमिकों को वापस बुला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और उत्तर प्रदेश ही उन्हें नौकरी देने का काम, अपने यहाँ रोजगार देने का काम करेगा। अब हमारी चिंता ये है
कि राजनीति फुल ऑन हो रही है, हम पहले से भी इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो संक्रमण इतना तेजी से बढ़ रहा है, अब देखिए पिछले 24 घंटों में 6,977 तकरीबन 7,000 केसेस सामने आए। यानी अगर आप देखें पिछले एक महीने में तो 3200, फिर 3500, 3800, 4200, 4800, 5000, 5200, 6000, ये स्थिति अब 6,900 यानी तकरीबन 7,000 पर पहुंच गई है। और इस तरफ चिंता कम हो रही है और राजनीति की चिंता ज़्यादा हो रही है। भारत में ये आंकड़ा 1,38,000 से ज़्यादा हो गया है। दुनिया के जो 10 सबसे ज़्यादा संक्रमित आंकड़े वाले देश हैं, भारत अब उनमें शुमार हो गया है। और आशंका ये जताई जा रही है, तमाम एक्सपर्ट्स ये आशंका जता रहे हैं कि अगले 4-5 दिन या एक हफ्ते में ये कई पायदान ऊपर आ जाएगा, यानी भारत इन आंकड़ों में कई पायदान ऊपर आ जाएगा। दिल्ली में जिस तरीके से लॉकडाउन हटाया गया या रियायत दी गई लॉकडाउन 4.0 में, उसका कोई बहुत अच्छा असर देखने को नहीं मिल रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि जो स्थिति 1500 या 2000 पर थी तब हम जितनी एहतियात बरत रहे थे, अब हम एहतियात नहीं बरत रहे हैं। हर जगह आप देख रहे हैं कि तस्वीरें आ रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और बाकी जो एहतियात है वो भी नहीं बरता जा रहा है। कई खास मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं। गौरव मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, अंशु अवस्थी जी, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता, डॉक्टर अंकित कुमार सिन्हा, बहुत ही सम्मानित और वरिष्ठ चिकित्सक, रेस्पिरेटरी विशेषज्ञ, दिनेश शर्मा जी, सम्मानित विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, और अजय शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आप चारों पांचों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हम शुरुआती टिप्पणी लेना चाहते हैं डॉक्टर सिन्हा से, क्योंकि तकरीबन 10-1 दिन के बाद हमारे इस प्रोग्राम में वो जुड़े हैं। तो क्या एक्सपर्ट राय है अब इन केसेस पर, और क्या एक्सपर्ट्स भी डिसअपॉइंट हो रहे हैं जिस तरीके से अब स्थिति बढ़ रही है और हमारी लापरवाही भी बढ़ रही है, और क्या किया जा सकता है, इसके आने वाले खतरे क्या हैं, इन पर हम उनकी राय लेना चाहते हैं। फिर हम ये जो राजनीतिक विवाद हैं इन पर चलेंगे। डॉक्टर सिन्हा, कैसे देख रहे हैं इस पूरी स्थिति को? हम देख रहे हैं कि दिल्ली ने जो किया, हम देख रहे हैं कि बाकी जगह जो छूट दी जा रही है, उसके पीछे ये तर्क ज़रूर है कि देखिए हमारे सामने कोई और चारा नहीं है, हम बहुत दिन तक लॉकडाउन नहीं रख सकते। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन परिणाम बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं और स्थिति बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बन रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसे आप किस निगाह से देख रहे हैं? बिल्कुल राजीव जी, जिस तरह से अब आप केसेस देख रहे हैं, अब स्टार्टिंग मई से जो हमारे जो है 10 मई के बाद से जो 2,000 केस आने स्टार्ट हुए थे, फिर 2 से 4 हुए, अब 4 से 6 हो गए, और आज आप बता ही रहे हैं कि 6 से 7 के करीब में आपके केसेस हो रहे हैं। एक दिन में 7,000 केसेस आ रहे हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो केसेस की संख्याएं बढ़ रही हैं, और हम जैसे जैसे लॉकडाउन में, अब लॉकडाउन 4 भी लगभग खत्म होने के करीब में है, 31 तारीख तक का डेट दे रखा गया है। तो जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं वो यही दर्शा रहा है कि ये केसेस अब जो है हम कम्युनिटी स्प्रेड में आ चुके हैं, जिसकी आशंका मैं आपको बहुत पहले बता रहा था कि शायद हम कम्युनिटी, क्योंकि आप अब जितने भी केसेस आए हैं, 6,000 या 7,000 केसेस आ रहे हैं, उनमें से मोर देन 50% जो केसेस हैं जिनमें कोई सिम्टम नहीं है जी, जिनका कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, और हम अभी अपने यहाँ भी देख रहे हैं कि जो नॉर्मल सर्जरी के लिए लोग भी आ रहे हैं उनका हम करा रहे हैं टेस्ट, तो वो भी पॉजिटिव आ रहा है। हम जो किसी और वजह से भी आ रहे हैं और उनका अगर हम आरटीपीसीआर हम कोविड का टेस्ट करा रहे हैं तो वो भी पॉजिटिव आ रहा है। तो ये सारी चीजें यही दर्शा रही हैं कि अब हम जो है लोकल ट्रांसमिशन से बढ़ के अब हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन पे आ चुके हैं। जब हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन पे आ चुके हैं और इससे आगे हमारे केसों की संख्या और बढ़नी है, और जैसा कि आप सारे कई विशेषज्ञों ने बताया और हमने भी आपको बताया था कि इसका जो कोविड का जो आपको पीक आने वाला है वो लगभग जून तक में आएगा, मिड जून से लेके जुलाई तक रहेगा, और अगस्त तक भी मैं क्या सोच रहा हूँ, और उसके बाद से मिड अगस्त के बाद से ये डाउन होना स्टार्ट होगा। तो अभी भी हमारे पास 2.5 महीने हैं जहाँ पे केसेस की संख्या बढ़ेगी। तो हमें ये सोचना चाहिए कि इन 2.5 महीनों में हमें क्या क्या कवायदें करनी है जिससे हमें इसे और रोका जा सके। अब जिस तरह से ये लॉकडाउन में छूटें मिली हैं, लोगों ने इसका जिस तरह से पालन बिल्कुल भी नहीं किया सोशल डिस्टेंसिंग का जी, और
जो सबसे बड़ा जो खतरा अब हो रहा है कि ये शहरों से छोड़ के अब गाँव में भी पहुंच रहा है, क्योंकि प्रवासी मजदूरों, प्रवासी नहीं कहूंगा मैं, मजदूर कहूंगा, जो हमारे मजदूर भाई थे जो गांव पहुंचे किसी भी तरह से, जहां पे उनकी चेकिंग नहीं हुई प्रॉपरली, उनको क्वारंटाइन नहीं किया गया, अच्छी जगह नहीं दी गई जहां उनको क्वारंटाइन किया जा सके, और जिसकी बदौलत जो ये मजदूर भाई थे वो, जिनकी वजह से गांव में भी ये केसेस अब पहुंचने लगे हैं। अगर जो केसेस बढ़ रहे हैं उनमें से गांव का भी नंबर बहुत ज्यादा है। नहीं सर, तो ये सारी चीजें, डॉक्टर सिन्हा, ऐसे में हम जानना ये चाह रहे हैं, देखिए अब जो तर्क दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उन तर्कों को सुनकर भी ऐसा लगता है कि नहीं वो ठीक है। जैसे बार बार ये कहा जा रहा है कि साहब हम बहुत दिनों तक लॉकडाउन नहीं रख सकते, ये बात सही है। जैसे बार बार ये कहा जा रहा है कि जो हमारी इकोनॉमी है उसको एक थ्रेट है, अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती है, और वो हमने देखा ही है। केंद्र की सरकार ने 20 लाख करोड़ का एक पैकेज दिया है, वो भी हमने देखा है। हम समझना ये चाह रहे हैं कि क्या हम इस सिचुएशन से डील करने के लिए सही दिशा और सही रास्ते पर बढ़ रहे हैं, या अब हमसे हड़बड़ी कहिए या फिर हताशा कहिए, या फिर ये जो कोई भी व्यवस्था इतनी जो लंबी चलती है वो जिस तरह की एक थकान पैदा करती है पूरे सिस्टम में, उसकी ऊब कहिए, जिससे कि अब हम उसी पुराने ढर्रे पर आ रहे हैं। या सरकार, अब जैसे दिल्ली में जो हुआ, दिल्ली में लॉकडाउन 4.0 में बड़े पैमाने पर छूट दी गई, तो बड़े खतरे हमारे सामने। आज मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ा कि केसेस बड़े हैं लेकिन हम नियंत्रण में हैं। ऐसा और भी जगह पर हो रहा है। आए दिन हम ट्रेनों की तस्वीरें देख रहे हैं कि किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है। हम नहीं देख रहे हैं कि अब कोई अवेयरनेस रह गई है हाथ धोने को लेकर वगैरह वगैरह। हाँ, मास्क लोग जरूर लगा रहे हैं, लेकिन बाजारों की स्थिति आप देख लीजिए, सब्जी मंडियों की स्थिति आप देख लीजिए। हम जानना ये चाह रहे हैं कि जिस चीज को लेकर हमने शुरुआत में इतनी सावधानी बरती, उस सावधानी से हमने चीजें मेंटेन भी की, अपने आंकड़े को भी कम रखा। अब जबकि केसेस बढ़ रहे हैं और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता थी, तब हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं, क्या वो पॉलिसी सही है? एक एक्सपर्ट के नाते आप क्या देख रहे हैं आगे? देखिए राजेश जी, मैं यही कहूंगा कि सरकार का ठीक है, इकोनॉमिकली हम सारी चीजें रोक नहीं सकते हैं, बट उसकी कुछ नियमावली होनी चाहिए जहां पे हमें दोनों को बैलेंस करना पड़े। अभी तो मुझे जो शराब का जो ठेका खोलने का जो ये लिया गया था, वो मुझे समझ में नहीं आया उसके लिए क्या जरूरत थी। अगर जरूरत थी भी, अगर हम इकोनॉमिकली हमको बहुत पैसा दे पा रहे थे, तो उसमें हमें नियंत्रण क्यों नहीं लिया गया? हमें उसमें कोई नियम प्रॉपरली क्यों नहीं बनाया गया? तो जो ये डिसीजंस लग रहा है उनपे बहुत लंबा विचार नहीं किया जा रहा है, या दूरदर्शिता का अभाव कहीं कहीं दिख रहा है कुछ जगहों पे। अभी भी जैसे कि अब ये लॉकडाउन बिल्कुल आपने अगर लॉकडाउन 4 में अगर देखा जाए तो आपने सब कुछ खोल दिया है, तो फिर हमने लॉकडाउन का नाम क्यों दिया हुआ है? तो इसमें वही मेरा ये कहना है कि कुछ आपको कंसिस्टेंट रखना चाहिए। हम अभी भी सरकारी ऑफिसर्स खोल रहे हैं, तो उन सरकारी ऑफिसर्स में 1/3 का कैसे पालन कर रहा है कि नहीं हो रहा है? हमने प्राइवेटों को बोल दिया कि आप ऑफिस खोल सकते हैं, तो क्या प्राइवेट वाले ये चीज का सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो 1/3 करके लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो ये कई सारी चीजें थी जिन पे पहले से सोचा जाना चाहिए था, लेकिन शायद नहीं सोचा गया है। और इकोनॉमी की देखते हुए हमें जो खोलना जरूरी है, डेफिनेटली इकोनॉमी की देखने खोलना जरूरी है, लेकिन बात अभी ये जो जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए मेरा यही मानना है कि कुछ और कठोर आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। कठोर डिसीजंस काबू होते जा रही है, ये कठोर डिसीजंस लेने की जरूरत है। डॉक्टर सिन्हा, क्या आने वाले वक्त को लेकर आप किसी तरह से किसी आशंका में हैं, और क्या कोई सुझाव या कोई चेतावनी देना चाहते हैं अपनी तरफ से? बिल्कुल राजीव जी, देखिए जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, अगर आपने अभी भी देखा होगा कि जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी बेड्स लेंगे। अब उन्होंने ये डिसीजन जो समझा दिया कि हम वो बेड्स लेंगे हर प्राइवेट हॉस्पिटल में, लेकिन दिल्ली में जो भी कितने भी नर्सिंग होम्स और हॉस्पिटल्स हैं, वो अगर आप देखेंगे तो कई उनमें से 70% जो हॉस्पिटल्स हैं वो एक रेजिडेंशियल इलाके के अंदर में है। उस रेजिडेंशियल इलाके में वो छोटे छोटे नर्सिंग होम्स भी हैं। उनमें अगर आप पेशेंट्स को रखते हैं तो उस एक पेशेंट से मुझे तो लगता है उसे ठीक होने के बजाय 5 लोग और संक्रमित होने के चांसेस ज्यादा हैं।
तो क्या इस पर कुछ विचार किया गया? मुझे तो नहीं लगता है। और होम क्वारंटाइन की जो बात की जा रही है, आप अभी भी जानते हैं कि अपर मिडिल क्लास ही इसको अफोर्ड कर सकता है, जहां पे हमारे पास 3 कमरे का मकान हो और हम एक कमरा जो है रहने के लिए एक आदमी को बंद करके रख सकें। बाकी जो है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और जो पुअर पर्सन हैं वो होम क्वारंटाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और जिस तरह से केसेस के नंबर बढ़ रहे हैं, अगर वो देखा जाए तो हमारे पास आने वाले समय में हॉस्पिटल में बेड का भी अभाव रहेगा। बिल्कुल सही इशारा कर रहे हैं डॉक्टर सिन्हा आप। और इन मसलों को सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूर सोचना चाहिए और थोड़ा दूरदर्शी इस मामले में बनना चाहिए। वैसे हिंदुस्तान ने दुनिया के अलग अलग देशों से तजुर्बा लेकर अपने यहाँ पॉलिसीज़ को तैयार किया। हमें शुरुआती कामयाबी भी मिली है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब स्थिति इतनी आश्चर्यजनक बन रही है कि जब आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है तब हम लापरवाही की तरफ भी बढ़ रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिन्हा वक्त निकालने के लिए। और जी प्लीज बोलिए सर, बोलिए। ये मैं एक मूड लाइट करने के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि ये 50 ओवर का मैच है। हमने 20 ओवर तो अच्छे खेल लिए हैं, लेकिन आने वाले जो 30 ओवर से मिडिल है और 30 ओवर जो लास्ट एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी 50 ओवर के मैच के लिए। और हम अभी उसी समय पे हैं, उसी समय पर है, सावधानी नहीं है। नहीं बिल्कुल डॉक्टर सिन्हा। और अगर हमने बैलेंस नहीं बनाया, यानी ये जो 30 ओवर्स की जो रिक्वायरमेंट है, इसमें जो हमारा रन रेट रहना चाहिए, अगर वो रन रेट हम मेंटेन नहीं कर पाए तो ये मैच हमारे हाथ से निकल जाएगा। और जो टफनेस है इस वक्त, जो टफनेस है डॉक्टर सिन्हा, वो वही इशारा कर रही है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमें लगता है, मैं व्यक्तिगत तौर पर ही नहीं, तमाम दर्शक और पैनल में तमाम लोग भी इस बात से सहमत होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सिन्हा साहब जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। हम गौरव जी के पास जाएं, क्योंकि सत्ता पक्ष सबसे बेहतर जवाब इस पूरे मामले में दे सकता है। इससे पहले हम छोटी छोटी राय गौरव जी, दिनेश जी और अजय जी की लेकर आपके पास आना चाहते हैं, जिससे कि आपसे और विस्तार से बात हो सके। हम सियासी बात तो करेंगे ही जो हो रहा है, लेकिन सियासत तो केवल आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रह जाती है। गौरव जी, आप जानते हैं बड़ा मसला और बड़ा चैलेंज अभी भी यही है, क्योंकि आज हम 1,38,000 पर पहुंच गए हैं और तकरीबन 7,000 केसेस 24 घंटे में हमारे सामने आए हैं। और कोई भी राज्य हो, वो धीरे धीरे बिटर पोजीशन की तरफ, चुनौतीपूर्ण स्थिति की तरफ ही बढ़ रहा है। दिनेश सर, कैसे देखते हैं इस पूरी सिचुएशन को? क्या ये जो चिंता है, या फिर ये सबकी चिंता होनी चाहिए कि अब हम इस नंबर पर पहुंच रहे हैं? हम जिस नंबर पर पहुंच रहे हैं, हम एक तरह से ढील या ढिलाई या लापरवाही या जो भी आप उसे शब्द दे लीजिए, हम उसकी भी मात्रा उतनी बढ़ा रहे हैं, जबकि जरूरत यह है कि हम लगातार सावधानी बरतें, हम चीजों को लगातार बेहतर करें। हो ये रहा है कि चीजें बदतर हो रही हैं बजाय इसके कि वो बेहतर हों। दिनेश जी। राजीव जी, बहुत गंभीर मामला है और हम पहले भी इस बात को कह चुके हैं और आज फिर दोहरा रहे हैं जी कि इस मामले पर दिल्ली, राजस्थान, बंगाल, महाराष्ट्र सरकार ने जैसे कसम खा ली है कि वह केंद्र सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि राजनीति करेंगे, सरकार को बदनाम करेंगे, श्रमिकों को, कामगारों को उकसाएंगे। लेकिन यदि उन्होंने ऐसा किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सरकारें बच जाएंगी। ये सरकारें उस एक्ट का दुरुपयोग कर रही हैं, उल्लंघन कर रही हैं, जो महामारी एक्ट है, जिसके अंदर केवल यही नहीं कि अगर मैं उसका उल्लंघन करूंगा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेजेगी जी, बल्कि राज्य सरकारें भी उतनी ही दोषी हैं। और यहां तक दोषी हैं, जहां तक मेरा विश्लेषण है कि भारत सरकार चाहे तो इन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है, क्योंकि इन्होंने देश के ऊपर जो आपदा आई है उसका सीधे सीधे उल्लंघन किया है। और सीधे सीधे जैसे कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी, जैसे राहुल गांधी, जैसे प्रियंका गांधी, जैसे उद्धव ठाकरे, जैसे कि आपकी और भी जो कुछ राजनेता हैं, वो सीधे सीधे आपराधिक मुकदमों के लिए दोषी हैं। उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। आपको उदाहरण दूंगा मैं। देखिए, ये जो संक्रमण है ये कम्युनिटी तक जा चुका है जी। अब इसको रोक पाना आसान काम नहीं है।
गांव गांव के अंदर ये जा चुका है। इसका कोई समाधान अब नहीं है। आप देखेंगे कि गांवों के अंदर जिन लोगों ने अपने मोहल्लों गांव के अंदर एक बैरिकेडिंग बनाई थी कि जो लोग हमारे गांव के अंदर आएंगे, वापस श्रमिक अपने घर में आएंगे तो 10-15 दिन के लिए बाहर रुकेंगे, गांव के बाहर रुकेंगे, लेकिन उन लोगों ने अपने ही गांव के लोगों पर भी हमला शुरू कर दिया है। कहीं पर सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ये एक सबसे बड़ी त्रासदीपूर्ण घटना है। आप इसको किस ढंग से देखेंगे? क्या 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 देश के अंदर हर मुद्दा राजनीति के लिए ही जो खुली छूट मिलती रहेगी? राजू जी, नंबर 1 जी। नंबर 2, देखिए एक काम बहुत अच्छा हुआ है और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, उन्होंने कामगारों का एक कमीशन गठित करने का फैसला लिया है जी। जिन राज्यों ने अपने यहां से श्रमिक या कामगार भगाए हैं या जिन फैक्ट्रियों ने अपने यहाँ पर उनसे काम लेकर और उनको लात मारकर कह दिया कि जाइए अपने घर, हम आपको न सैलरी देंगे न जगह देंगे रहने की, आने वाले समय में उन लोगों को एक बड़ी श्रमिक समस्या का सामना करना होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फ्रेम किया है उसके तहत वो अपने यहाँ पर जो श्रमिक वर्ग है, जो कामगार वर्ग है जी, उसको वो अपने यहाँ पर ही रोकना चाहती है और वो उनका रजिस्ट्रेशन करने जा रही है, एक एक डाटा अपने पास रखने जा रही है, जिसका आपने उल्लेख किया है। ये बात अगर इम्प्लीमेंट हो जाती है तो कोई भी राज्य उत्तर प्रदेश के श्रमिक को अपने यहाँ आसानी से ले नहीं पाएगा। उसको उत्तर प्रदेश सरकार की परमिशन लेनी होगी, तब वो फैक्ट्रियां क्या करेंगी, तब वो राज्य सरकारें क्या करेंगी, तब वो किनको भड़काएंगी, किनको उकसाएंगी। आज स्थिति ये आ चुकी है। आज कहीं पर भी हमें यह सुनने को मिल रहा है कि फला राज्य सरकार ने इन श्रमिकों के लिए ऐसा किया या अच्छा किया। हम तो बहुत बार बोल चुके हैं। हमने तो पंजाब सरकार को देखा कि ट्रेन पर वहां पर कांग्रेसी लोग नारे लगा रहे थे कि ये जो आपको किराया दिया गया है ये सोनिया गांधी जी ने दिया है, ये कांग्रेस ने दिया है। अरे भाई शर्म कीजिए, राजनीति मत करिए इसके ऊपर। राजनीति करने के लिए आगे बहुत कुछ है, राजनीति हमारे पास भी बोलने के लिए बहुत कुछ है सरकार के बारे में जी, लेकिन हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये समय उन चीजों को उकसाने का, भड़काने का बिल्कुल सही है। ये वक्त तो दिनेश सर, ये वक्त तो बिल्कुल भी नहीं है राजनीति का, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जिस गंभीरता का है, मुश्किल ये है कि वो गंभीरता भी दिख नहीं रही है। गौरव जी, हम आ रहे हैं आपके पास, बस अजय जी की एक टिप्पणी ले लें कि वो इस सिचुएशन को देखकर खुद कितना विचलित हैं, कितना चिंतित हैं। अजय जी, ये जो बढ़ते आंकड़े हैं ये क्या चिंता भीतर पैदा कर रहे हैं? अब तो देखिए 24 घंटे में 7000 के नंबर के आसपास हम पहुंच गए हैं और आशंका ये कि आने वाले दिनों में ये बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। और तमाम लोग, अभी एक एक्सपर्ट के नाते डॉक्टर सिन्हा ने कहा, दिनेश जी भी ये बता रहे हैं कि हम जो है वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज में पहुंच गए हैं। जिस हिसाब से नंबर बढ़ रहे हैं, तब हम कैसे हैंडल करेंगे इसे अजय जी? देखिए राजीव जी, इसको कैसे हैंडल करेंगे ये तो अब एक बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि जब हैंडल करने वाली सिचुएशन थी और उसको हैंडल किया जा सकता था, तब राज्य सरकारों ने इसके अंदर किसी तरह का सहयोग नहीं किया। इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हुई जो हम सभी ने देखी है। यदि राज्य सरकारों ने यहाँ पर सहयोग किया होता, मजदूरों को वो सारी व्यवस्थाएं दी होती जिसके लिए कहा गया था, तो शायद मजदूर पलायन नहीं करते और मजदूरों को पलायन हुआ, मजदूर सड़क पर चलते रहे। इसके लिए हर तरह से राज्य सरकारें दोषी हैं। अब उसका खामियाजा जो है कम्युनिटी ट्रांसमिशन के रूप में देखा जाएगा और मैं समझता हूँ कम्युनिटी ट्रांसमिशन अभी नहीं, लगभग आज से 15 दिन पहले पहुंच चुका है, जब लोग मजदूर अपने गाँव में पहुंचे, देहात में पहुंचे जहाँ पर मेडिकल की सुविधाएं नहीं है जी। तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि यदि सभी राज्य सरकारें इसको सोच रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट सोच रही थी, तो क्यों श्रमिक ट्रेनें चलाई गई, क्यों बसें चलाई गई, क्यों उनको वहीं पर नहीं रोका गया, रास्ते में नहीं रोका गया, क्यों ऐसी कोई फौरी तौर पर व्यवस्था नहीं की गई किसी भी रास्ते में, खेत खलियान में, कि जहां पर उनकी रुकने की व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन इसमें नहीं हुआ। तो ये जो है कि सिर्फ राज्य सरकारों पर दोष बढ़ देने से या उनको किसी और को जिम्मेदार ठहरा देने से इस समस्या से या इस जवाबदेही से बचा नहीं जा सकता है। आपने एक तरीके से जो है इसको जो है खुला छोड़ दिया, तो हम इसमें आकलन करते रहे कि ये हार्ड कम्युनिटी में जा रहे हैं हम, या फिर आपने जो है उनके हाल पे छोड़ दिया कि होगा सो देखा जाएगा, हमें अर्थव्यवस्था को भी गति देनी है। लेकिन जब
आप जान और जहान की बात करते हैं, जब जहान ही नहीं होगा तो करेंगे क्या। तो ये सिचुएशन जो है इस अलग तरीके की हो गई है कि आप ठीक है, हमने जितना करना था कर दिया, लोगों को अवेयर कर दिया, मीडिया बैठ चुका है, लोग उसका पालन करेंगे, लेकिन वो हमने कहीं नहीं देखा। हमने गाजियाबाद में भी लोग जिस तरह से टिकट की मारामारी करते हुए देखा, और आज वीडियो जारी हुआ जिसके अंदर मनोज तिवारी जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं। मैंने आज जो है गाजियाबााद के अंदर जो है साहिबाबाद जगह है जहाँ पर सेक्टर 2 राजेंद्र नगर में जो कांग्रेस के महासचिव हैं के शर्मा, उनको पार्क में अपने कुछ साथियों के साथ में पानी से नहाते हुए देखा पाइप से। तो मैं ये सोच रहा था कि आखिरकार ये क्या कर रहे हैं, ये किस तरह की, ये जो अपने आप को नेता कहते हैं या एक प्रतिनिधि कहते हैं जिनके पीछे लोग खड़े हैं, किस तरह का एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं। आप तो जब यही लोग इस तरह का एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं, मैंने दोनों पार्टी में जिक्र किया है, बीजेपी का भी कांग्रेस का भी, तो ये सभी की जिम्मेदारी। यानी अजय जी सिस्टम, जैसे कि उद्धव ठाकरे, जैसे कि राज ठाकरे का बयान आया है राजीव जी, कि वो महाराष्ट्र में घुसने से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। इधर कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मजदूरों का लिखा जोखा रखा जाएगा, उधर वहां से आ रहे हैं, हम सत्तू यहीं खाएंगे और यहीं रहेंगे। इसका मतलब यह है कि सियासत के केंद्र में मजदूर आ गए। अजय जी, अब देखिए बात ये है कि सिस्टम के तौर पर जो भी खामी रही हो, लेकिन गंभीरता को लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह अब लगा हुआ है। प्रश्न चिन्ह यह है कि अब हालात बहुत बिगड़ेंगे और संभालने में आई, क्योंकि जब गांव के हाथ में ये पहुंच गया और हमने इसको जाते हुए देखा है। ज्यादा आशंका इसी बात की है, जो पॉलिटिकल नफा नुकसान या जो पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप हैं, वो दिनेश जी ने कहा कि बहुत वक्त आगे मिलेगा और मिलता भी है, लेकिन अभी का जो वक्त जिस चुनौती से जैसे निपटने का था, शायद वो रवैया या वो स्थिति हम बरकरार नहीं रख पाए। अजय जी, हम जरा एक बार गौरव जी को जोड़ लें, अंशु अवस्थी जी भी हमें ज्वाइन करेंगे, हम एक बार गौरव जी को बस जोड़ लें, क्योंकि सत्ता पक्ष पर ही ज्यादा जिम्मेदारी है, लिहाजा हम चाहते हैं कि उनसे आप सबके भी और मेरे भी प्रश्न और संवाद ज्यादा हों। गौरव मिश्रा जी, एक तो इस वक्त शुरुआत में थोड़ा राजनीति को अलग रखकर, क्या अब ये बात चिंता में डालने वाली है कि 2-2.5 महीने की पूरी गंभीरता, अनुशासन और तमाम चीज़ों को एक तरीके से पलीता लग रहा है जो हो रहा है, वो चाहे जिस ज़रूरत और तर्क से हो रहा हो, लेकिन कोरोना को रोकने के लिए हमने जो शुरुआती सावधानी या जो शुरुआती बढ़त ली, ऐसा लग रहा है कि अब वो सब बेकार जा रही है। ये स्थिति आप व्यक्तिगत तौर पर कितना चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं और कैसे ये कंट्रोल में आएगी? क्या उसका कोई रोड मैप है सरकार या सरकारों के स्तर पर, चूंकि उत्तर प्रदेश और केंद्र दोनों में बीजेपी की सरकार चल रही है, उस मुतालिक पहले बोलिए, फिर हम ये श्रमिक वाला आरोप प्रत्यारोप और ये माइग्रेशन कमीशन और जो राज ठाकरे और वो जो तमाम होता रहता है तकरीबन हर रोज़ ही, उन सवालों पर आएंगे। ये बताइए, ये कितनी बड़ी चिंता की बात है कि 24 घंटे में अब 7,000 केसेज आ रहे हैं और कल को लेकर सभी आशंकित हैं? निश्चित रूप से राजीव जी, ये चिंता की बात अवश्य है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी इस महामारी को राजनीतिक चश्मे से देखने का प्रयास नहीं किया। पूरे देश में एक भाव, सेवा का भाव और किस तरीके से इस महामारी से लड़ा जाए, वही केंद्र बिंदु पे भारतीय जनता पार्टी की रहा है। विशेष रूप से केंद्र सरकार ने जिस तरीके से इसको हैंडल किया है सभी राज्य सरकारों के साथ। आप देखिए, इस समय 22 मार्च को जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था, 2 महीने बाद जब हम लोग खड़े हैं, तो उस समय केवल यूरोप, ब्राजील, कनाडा और अमेरिका, इनकी आबादी देखिए तो लगभग 138 करोड़ के आसपास आती है जी। अकेले भारत की आबादी जो है वो 135 करोड़ के आसपास आती है, परंतु हमारे यहाँ डेथ रेशियो देखिए कितना न्यूनतम है। वहां रिकवरी रेट हमारा देखिए आज 50% से भी ऊपर पहुंच चुका है। शुरू में जो 7% मात्र था, आज हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित जो सुविधाएं हैं, चाहे वो पीपीई किट की बात दुनिया से भारत सरकार लड़ रही है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से यहाँ पे एक विषय हम जरूर रखना चाहेंगे कि जो गैर भाजपा शासित राज्य है, कहीं न कहीं उन्होंने इस महामारी में भी अपने लिए राजनीति की संभावनाएं खोजने का प्रयास किया है। उसमें कांग्रेस पार्टी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और कहीं न कहीं उसमें महाराष्ट्र, पंजाब या फिर
ऐसे प्रदेशों को देखा जाए तो वहां पे स्थिति ध्वस्त हो चुकी है। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां चल रही है, उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में ऐसा प्रदेश है जिसमें कई राज्य समाहित हो गए, लेकिन बावजूद उत्तर प्रदेश में 20 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर रहते हैं, लेकिन किसी एक मजदूर की समस्या आप बता दी। आज सबसे अधिक प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में आए हैं, लेकिन ग्राम निगरानी समितियों के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से, जी, सरकारी मशीनरियों के माध्यम से नियंत्रित करने का काम किया जा रहा है। अच्छा, तो हम सर इसको, गौरव जी, हम इसको सवाल पर लाएं तो क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि खास तौर से कांग्रेस पार्टी कोरोना को लेकर ये पूरी लड़ाई अपनी मंजिल या अंजाम तक पहुंचने में इसलिए कमजोर हो रही है क्योंकि वैसे पूरा विपक्ष, और विपक्ष में भी खास तौर से कांग्रेस पार्टी इसमें रोड़ा बन रही है, या कांग्रेस शासित राज्य इसमें रोड़ा अटका रहे हैं? क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? आपकी बात का भाव यही है, यही आरोप है आपका? आपकी आवाज में कुछ डिस्टरबेंस है गौरव जी। गौरव जी, आपकी साउंड, आपकी आवाज में थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, कट कट की आवाज आ रही है। हम डिस्कनेक्ट करके दोबारा आपको कनेक्ट कराते हैं। अंशु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हैं। अंशु जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? आप सुन पा रहे हैं? मिल रही जी। अंशु जी, ये जो आरोप लगाया गौरव जी ने, देखिए हम चिंता इस बात की कर रहे हैं कि भाई ये जो संकट दिनों दिन बड़ा हो रहा है, शुरुआती कामयाबी के बाद आंकड़े जो थमे थे वो अब 1,38,000 के पार चले गए हैं। इस पर जब हमने गौरव जी ने टिप्पणी उनसे मांगी तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर यह चुनौती है, लेकिन ये चुनौती इसलिए बड़ी हो रही है क्योंकि कांग्रेस शासित राज्य समर्थन नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और वो सिस्टम को एक तरह से लुंज पुंज बना रहे हैं। सहमत हैं आप इस आरोप से? देखिए राजीव जी, जब भी आपने समझ लीजिए कि सरकार कोई कारण तलाशती है और बहाने ढूंढती है, तो आप ये समझ लीजिए कि उनकी रणनीतियां विफल है। उनकी जो योजना है, उनकी जो कार्य योजना है लॉकडाउन को लेकर या कोरोना की लड़ाई को कैसे फेस करना है, कैसे लड़ना है, कोरोना की वजह से और किन किन मोर्चों पर दिक्कतें आएंगी, ये सारी जो उनकी प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं मुझे ये सभी को लग गया, आज पूरे देश को ये लग गया है कि जो सर गवर्नमेंट की प्लानिंग थी वो पूरी फुल प्रूफ नहीं थी। आज इसीलिए दिक्कतें आ रही, क्योंकि सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि सड़क पर इतना ज्यादा माइग्रेशन होगा। क्योंकि उसका कारण है कि कोई भी सरकार बिना विशेषज्ञों की नहीं चलती। कांग्रेस की भी सरकार थी तो जो विशेषज्ञ होते थे उनसे राय ली जाती जी। इस सरकार ने बार बार प्रधानमंत्री जी को हमेशा ये लगता है कि वो भाषण के दम पर लोगों को भूखे पेट जिंदा रख सकते हैं, भाषण के दम पर वो कोरोना से जीत सकते हैं, जबकि हकीकत ये है भाषण के दम पर आप लोगों को चुनाव में तो प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन बिना जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय लिए देश को चलाना मुझे लगता है कि कठिन है। और आज सभी को ये दिख रहा, आज ये व्यवहारिक रूप से दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो व्यवहारिक रूप से चीजों को नहीं देखा, नहीं समझा, या जो विपक्ष के नेता राय दे रहे थे, श्री राहुल गांधी जी राय दे रहे थे, उनसे उनकी राय को नहीं माना, उनसे उपहास उड़ाने का काम किया, और आज ये बहाने तलाश रहे हैं। तो इसका अंशु जी तुरंत थोड़ा समय दीजिए। अंशु जी, थोड़ा हम जो आपकी बात समझ रहे हैं और जो शायद गौरव जी तक पहुंच भी रही होगी, आप ये कह रहे हैं कि ये अपनी व्यवहारिक नाकामी को छिपाने के लिए ठीकरा कांग्रेस पार्टी या विपक्ष पर फोड़ रहे हैं। असल में कंट्रोल ये नहीं कर पाए, कंट्रोल इनसे नहीं हुआ, इनकी रणनीति दूरदर्शी नहीं थी, इनके पास एक्सपर्ट्स नहीं थे, या फिर उनकी राय नहीं ली गई, इसलिए वो आप लोगों पर या आपकी पार्टी पर ये सारा ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। यही बात है अंशु जी? बिल्कुल। अच्छा, अब थमिए, हम गौरव जी से तुरंत जवाब ले लें इस बात का और फिर हम आगे बढ़ेंगे, अपने एक्सपर्ट्स को लाएंगे। गौरव जी, यहां तो कहानी उल्टी है। वो ये कह रहे हैं कि आप एक्सपर्ट्स की राय नहीं लेते, वो ये कह रहे हैं कि साहब कोई रणनीति या दूरदर्शिता आपके पास नहीं है, लिहाजा हर चीज को लाकर आप विपक्ष के मत्थे मढ़ने का काम करते हैं। क्या ये सही है? प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के साथ लॉकडाउन के पहले संवाद किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, समाचार चैनलों ने किया है, छापा है, उनके साथ नहीं किया, उनके साथ नहीं किया गया। प्रधानमंत्री जी सरकार एक टीम जनता के भावना से
समस्या के साथ जूझ रहे लड़ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों के साथ महाराष्ट्र में दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ जबरदस्ती तरीके से उनको सड़कों पर आने के लिए मजबूर किया गया, ये बेहद शर्मनाक है। मुझे लगता है कि इससे बचने की आवश्यकता है। राजनीति ये स्तर हो जाएगा कि ढूंढी जाएंगी, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और स्थिति नहीं हो सकती। राजीव जी, अंशु जी आप बोलिए, अब आंसर करिए अंशु जी। देखिए, जो ये कहते हैं कि कांग्रेस की सरकारें सहयोग नहीं कर रही हैं, तो पहले तो मैं ये जवाब दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी की लगभग 70% देश में सरकार भाजपा की है या भाजपा समर्थित गठबंधनों की है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जब बताना होता तो वो बताते हैं कि हम कांग्रेस मुक्त कर देंगे, पूरे देश में प्रधानमंत्री जी की वजह से सरकारें आ गई। आज वो जिम्मेदारी लेने से क्यों भाग रहे हैं? सवाल ये है कि अभी भी राजीव जी, मैं जो सुन पा रहा हूँ गौरव जी को जी, अभी भी जो इनकी भाषा शैली है उससे ये पता चलता है कि आगे की भी इनके पास कोई रणनीति नहीं है, प्लानिंग नहीं है, और अभी भी इनका जो दम है शायद वो कोरोना से लड़ने में कहीं न कहीं आड़े आ रहा है। हम अनुरोध करते हैं, यहाँ पर कोई राजनीति करने का समय नहीं है। प्रधानमंत्री को पूरे देश ने लॉकडाउन में समर्थन दिया है, विपक्ष ने समर्थन दिया है। हम फिर से कह रहे हैं कि आप जो पीड़ित, जो तपती धूप में इस 50-45 डिग्री टेम्परेचर में लोग पैदल चल रहे हैं, परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर, उनके लिए फुल इंतजाम करिए, क्योंकि सरकार की असफल रणनीति के चलते आधी ऊर्जा लगानी पड़ रही है बीच में जो रास्ते में लोग सफर कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद भयंकर बेरोजगारी और देश में भुखमरी की हालत सिर्फ सरकार की गलत नीतियों की वजह से आने वाली है। हम फिर से अनुरोध कर रहे हैं, विशेषज्ञों की राय लीजिए, आप विपक्ष की राय को शामिल करिए। हमारी मांग है कि जो गरीब लोग हैं इस देश में, 16 करोड़ लोग गरीब हैं, 16 करोड़ परिवार गरीब हैं, उनको आप 10-10 हजार रुपए उनके अकाउंट में डालिए, जिससे लोगों का जीवन यापन सुनिश्चित हो। ये तो राजीव जी भयंकर संकट आने वाले हैं। अभी कुछ नहीं है, अभी सिर्फ सैंपल है। आप देखिएगा जून जुलाई में भयंकर समस्याएं आने वाली है कोरोना इन्फेक्शन के अलावा। ठीक है गौरव जी, छोटा सा आंसर, फिर हम जरा एक बार दिनेश जी और अजय जी को जोड़ना चाहते हैं। गौरव जी आंसर। देना है कि सबसे पहले जहां इनकी सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, वहां जब प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए 200 ट्रेनों की जिम्मेदारी रेलवे ने ली और बोला कि मैं 200 ट्रेन दे रहा हूं, महाराष्ट्र ने 200 ट्रेनें मांगी थी और प्रवासी मजदूरों का जब लिस्ट मारा गया रेलवे के द्वारा तो वो दे नहीं पाए, उनको सड़कों पर जाने के लिए मजबूर किए। तो कम से कम ये तलाव तो ये अपनी सरकारों को दे तो ज्यादा बेहतर होगा। आज भाजपा शासित जो भी प्रदेश है, चाहे समर्थित राज्य हो चाहे पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी चल रही हो, वहां किसी प्रकार की समस्या नहीं उपजी है। सिर्फ इनके सरकारों में, दिल्ली में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, तो उसके समाधान का ये रास्ता सबसे पहले खोजे, वो ज्यादा आवश्यक है। राजीव जी ठीक है, हम जरा विश्लेषकों को ले आए। दिनेश जी देखिए, जहां तक व्यवहारिकता का सवाल है, सकारात्मकता का सवाल है और अब इस चुनौती से निपटने का सवाल है, अब हम ये साफ देख रहे हैं कि धीरे धीरे सत्ता और विपक्ष किस तरफ आगे बढ़ रहा है और एक तरफ से कैसे कमियां बताई जा रही हैं, दूसरी तरफ से कैसे उनका उत्तर दिया जा रहा है। क्या वाकई एक क्या कहें उसको, एक ठीकरा फोड़ने की तैयारी या फिर वहां ले जाने की तैयारी हो रही है, बजाय इसके कि साहब अब वो जो शब्द हमने बहुत शुरुआत में सुना था वो तो सुना ही नहीं दे रहा है कहीं, कि एकजुटता, एक साथ, सारी राजनीतिक अदावत भूल के एक मंच पर एक साथ आने से ही हम इस संकट से जूझ पाएंगे, इसको खत्म कर पाएंगे। लेकिन अभी अंशु जी बता रहे थे, गौरव जी कह रहे थे, अभी रेल वाली बात सामने आ गई। अब ये तो सही है कि कल रेल मंत्रालय ट्वीट करता रहा, उसका कोई जवाब नहीं आया, उन्होंने ट्रेन देने की बात कही, उन्होंने लिस्ट मांगी। हम देख रहे हैं कि कंप्लीट कम्युनिकेशन गैप है, जबकि कंप्लीट सहमति इस दौर में, इस चुनौती में होनी चाहिए, लेकिन कम्युनिकेशन गैप दिखाई दे रहा है। ऐसे में कैसे हम पार पा पाएंगे? फिर तो वाकई स्थिति भयंकर ही होगी आने वाले दिनों में। राजनीतिक दल देश के मौजूदा संकट की सभी सच्चाइयों से पूरी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन घूम फिर कर बात आती है, कोई मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं कोई इस तरह के आरोप नहीं लगाना चाहता हूं जी। अभी कांग्रेस बोली है कि
आपके प्रवक्ता बोले हैं कांग्रेस के कि एक्सपर्ट की राय नहीं ली गई। केंद्र सरकार एक्सपर्ट की राय नहीं ले रही। और कांग्रेस प्रवक्ता जो है बहुत पुराने लीडर हैं, बहुत अच्छे योग्य लीडर हैं जी। भाई, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसकी एक मंत्री परिषद होती है। वो संकटों पर, राज्यों के और केंद्र के संकट के ऊपर वो निर्णय करती है। और सर्वदलीय बैठक जिसमें आप भी बुलाए जाते हैं, उनको बुलाकर राय ली जाती है कि बताइए हमें इसमें ऐसे कैसे निपटना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि इधर सर्वदलीय बैठक खत्म हुई और उधर विपक्ष के जूते चप्पल शुरू हो गए सरकार के ऊपर। आज कांग्रेस हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, और चाहे वो बहुत ही योग्य और बहुत ही जाने माने राजनेता हो, जिनको कि हम राजा भी बोलते हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। अरे अगर इस तरह के लोग भी अगर मान लीजिएगा इस स्तर पर उतर आएंगे तो सपोर्ट और इस प्रकार की रणनीति का संकट ढूंढना का हल कहां से निकलेगा? राजीव जी ये तो बताइए। ठीक बात। आप मुझे बताइए कि कल आज भी अभी आपने जिक्र किया है कि रेल मंत्रालय लिस्ट मांग रहा उद्धव ठाकरे जी से। ये कल की घटना है दिनेश जी, कल की घटना है, बाकायदा ट्वीट पड़े हुए जी, लिस्ट दीजिए ताकि हम आपके श्रमिकों को पहुंचा दें। लेकिन वो ट्रेनें वापस आ गई, खाली ट्रेनें वापस आई है राजीव जी। ठीक है, ये आपको जानकारी के लिए बताते हैं। गौरव जी ठीक है, दिनेश जी को पूरा करने दीजिए, फिर अंशु जी और अजय जी के बाद देंगे। संकट अब ये है कि अभी तक राज्यों ने जिनके यहाँ से श्रमिक और कामगार अब जाने शुरू हुए हैं, उनको ये पता नहीं था कि ये लोग जब हमारे यहाँ से चले जाएंगे और कोरोना का प्रभाव कम होगा तो हम कामगार और मजदूर लाएंगे कहाँ से? इनके पास कहाँ जाएंगे लोग काम करने के लिए? क्योंकि ज्यादातर तो आबादी उत्तर प्रदेश की है ये, और ज्यादातर श्रमिक वर्ग जो है और कामगार वर्ग वो उत्तर प्रदेश से है। और उत्तर प्रदेश अपनी उस प्लानिंग में बड़ी तेजी से लगा हुआ है कि हम इन कामगारों को अपने स्टेट में ही रोकेंगे, अपने यहाँ रोजगार देंगे, इनको 1600 रोजगार देंगे, इनको पैसा देंगे। क्योंकि जो 20 लाख करोड़ का जो फंड रिलीज हुआ है, जो होगा रिलीज, उसके पीछे यही कहानी है कि भारत उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार श्रमिक वर्ग को किसी भी स्थिति में अपने से नाराज करना नहीं चाहती है। और वो इस बात की बार बार कोई सफाई देने की स्थिति में नहीं है, न दे रहे हैं कि कांग्रेस क्या कह रही है और ये क्या कह रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर है जी कि कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवक्ता वर्ग है वो विपक्ष के उत्तर उस तरह से नहीं दे पा रहा है जिस तरह से उनको देने चाहिए। ये बोलते हैं हम बताना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं, हमने ये किया है, हमने वो क्या, ये नहीं बोल रहे। वो तो केवल अपनी बात बोलते हैं आधी अधूरी और दूसरे आरोप प्रत्यारोप को उतराते हैं। इनसे बेहतर तो राज्य सरकारों के और केंद्र सरकार के प्रवक्ता हैं जो कम से कम विपक्ष के उत्तरों का जवाब दे रहे हैं। ठीक है, यद्यपि उनको राजनीतिक उत्तर दिनेश जी जल्दी से एक बार अजय जी, लेकिन उससे पहले अंशु जी आंसर करिए। गौरव जी आ रहे हैं आपके पास, अंशु जी बोलिए जो दिनेश जी ने कहा। दिनेश जी जो बात कह रहे थे कि बीजेपी के प्रवक्ता जवाब नहीं दे पा रहे हैं या दूसरे सवाल खड़े कर रहे हैं, हमने ये बार बार कहा कि राय मांगने की औपचारिकताएं हुई, राय मानी नहीं गई। क्योंकि कोरोना से जितनी समस्याएं पैदा हो रही हैं, कोरोना इन्फेक्शन से जितने लोग मर रहे हैं, आज 50 दिन बाद भी देश के मजदूर उससे ज्यादा एक्सीडेंट में मर चुके हैं राजीव जी। कुछ हमारी जानकारी में, कुछ प्रेस की जानकारी में आते हैं और कुछ नहीं आते। उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, आपने देखा कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले स्वयं आदेश करने के बाद जो श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसें दी थी, उसमें कितनी मीनमेट निकाली। फिट और अनफिट का जो आदेश नितिन गडकरी जी ने किया था, उसका वायलेशन खुद उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। और जो बसें आपको लगती थी सही है, आपको लगता था कि नहीं ठीक है 879 बसें सही है, 800 सही है, 900 सही है, उन बसों को लगाते। कांग्रेस पार्टी तो अपनी सकारात्मक सहयोग के लिए बराबर प्रतिबद्ध है, काम कर रही है। क्या आप ये बताइए, ये राष्ट्रीय विपदा का समय है, हमारी सरकार स्वस्थ है, समृद्ध है, इस राष्ट्रीय संकट के समय में क्या रेलवे के किराए को लेकर, क्योंकि रेल मंत्रालय अंशु जी बात दोनों तरफ से ऐसा लगता है। अंशु जी
दोनों तरफ से ऐसा लगता है, यही तो मुश्किल है, दोनों तरफ से ऐसा लगता है, दोनों तरफ से ये आरोप लगते हैं एक दूसरे पर। ना दोनों तरफ से एक दूसरे पर ये आरोप लगते हैं कि साहब केवल औपचारिकता निभाने की कोशिश हो रही है, यही तो दिक्कत है। आपकी तरफ से उन पर आरोप है, उनकी तरफ से आप पर आरोप है। अब अंशु जी आप जो कह रहे हैं उस पर हम जवाब लेते हैं, गौरव जी हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन पहले हम अजय जी को चर्चा में ले आए। अजय जी, अगर ऐसे ही होगा और यही इसी रास्ते पर हम आगे बढ़ेंगे तो हम कहीं तक नहीं पहुंचेंगे। फिर तो जो बात अंशु जी कह रहे हैं खुद, या फिर जो दिनेश जी कह रहे हैं, या फिर आप और गौरव जी भी मान रहे हैं, वो तो होना तय ही है। अगर ऐसा ही कोऑर्डिनेशन है, यही कम्युनिकेशन है, तब फिर तो भगवान भरोसे ही है सब, जितना हो जाए जितना ना हो जाए वो सब अच्छा ही है, इसका मतलब। जी मुझसे पूछ रहे हैं? जी अजय जी बोलिए। देखिए राजीव जी, मैंने सभी की बातों को ध्यान से सुना। मैं ना तो किसी राज्य सरकार या किसी सरकार के बारे में कहना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या किया, कौन सी स्कीम लाए, कौन मजदूरों के लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये जो चर्चाएं हैं ये बेमानी है, इनमें निरर्थक है, कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ एक तरीके से पार्टी का प्रचार है। और ना मैं किसी प्रवक्ता की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ कि वो क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, कैसे करते हैं। यहाँ पर मुद्दा ये है कि जब कोरोना वायरस कम्युनिटी कैटेगरी में पहुंच चुका है और जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं, तो उसको लेकर जितनी भी राज्य सरकारें हैं, यदि हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं स्पेशली, तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए और इलाज के लिए क्या तैयारियां कर रही है या कर चुकी है, उसकी चर्चा करें, ना कि इस बात की कि रोजगार देंगे मजदूरों को या खाना पीना देंगे। अभी हमारा मुद्दा कोरोना वायरस है, इससे बचा कैसे जाएगा। अजय जी अपनी टिप्पणी पर रहते हुए, क्या आप ये कह रहे हैं कि एक तरह से प्रायोरिटी सही नहीं है क्या? जो प्रायोरिटी होनी चाहिए उसकी जगह दूसरी प्रायोरिटी है क्या? बिल्कुल। अभी इस वक्त जो है जो लोग बीमार हो रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, उनके बारे में बात की जाए ना, कि उनकी रोकथाम कैसे होगी, उनको इलाज कैसे मिलेगा ग्रामीण क्षेत्रों में, उनकी बात होनी चाहिए ना। चर्चा तो वहीं से शुरू हुई है ना हमारी। जो मजदूर पहुंच गए, जो हो गया, कौन कहाँ रोजगार देगा, कौन कहाँ नहीं देगा, ये चर्चा बात की है। फिलहाल तो अभी मुद्दा ये है ना कि जो कम्युनिटी स्प्रेड पहुंचा है उसका इलाज कैसे पहुंचेगा, ये कम से कम नुकसान कैसे होगा जान और माल का, इसकी बात हो रही है ना। इससे कोई अपना बीजेपी के प्रवक्ता अपना पक्ष रखे इसके ऊपर। गौरव जी आंसर करिए। गौरव जी आंसर करिए। वो ये कह रहे हैं कि साहब ये सारी चिंताएं बाद में भी हो जाएंगी, लेकिन अभी जो असल बड़ी चिंता है उस पर फोकस करना चाहिए, और उस पर फोकस नहीं हो रहा है बाकी राज्यों में भी और उत्तर प्रदेश में भी। सहमत हैं इस बात से कि साहब फोकस हट रहा है उस असल चुनौती से? गौरव जी बोलिए, हम सुन रहे हैं, प्लीज बोलिए। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ ऑडियो में डिस्टरबेंस है। गौरव जी आप सुन पा रहे हैं? आपने प्रश्न सुना? आपकी आवाज आ रही है मुझे? जी बोलिए गौरव जी, अब बोलिए, आपकी आवाज आई, प्लीज बोलिए। अंशु जी आएंगे, जरूर आएंगे, बोलिए गौरव जी। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता इस पर बोले। दिनेश जी ने कहा कि साहब प्रवक्ता लोग सही से बात नहीं रख पा रहे। बिल्कुल। कुछ ऑडियो में दिक्कत है गौरव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, हम दोबारा दुरुस्त कराने की कोशिश करते हैं। अंशु जी तब तक आप बोलिए। अंशु जी बोलिए। हकीकत ये है कि आने वाले अगले अक्टूबर नवंबर तक, ये जो अक्टूबर नवंबर आ रहा, तब तक ग्राम पंचायत और पंचायतों के चुनाव। मैं आपको बता दूं, जमीनी हकीकत मैंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से और दूसरे सामाजिक लोगों से 20 से 22 जनपदों में बात की। जितने भी जगह पर श्रमिक जा रहे हैं, प्रवासी जा रहे हैं, उनके क्वारंटाइन की एक औपचारिकता स्कूल में की गई है। अच्छी बात है, गांव में हर गांव में प्राथमिक स्कूल पहले से। हकीकत यह है कि ग्राम प्रधान अपनी राजनीति के चलते किसी को भी उन क्वारंटाइन सेंटर में नहीं रोक रहा है। उसको लेकर सरकार का कोई भी ऊपर से सुपरविजन नहीं है। जो तहसील के सीएम है, सीओ है, एसओ है, सारी चीजें सिर्फ औपचारिकताओं में है। आप याद करिए, एक समय सरकार ने सबके जीवन की, सबकी जानमाल की रक्षा के लिए सबकी आजादी को अपने पास रखकर और दावा किया था कि आपके जीवन को सुरक्षित करेंगे। आज सरकार ने सबकी आजादी तो ली ही, उसके साथ सबके जीवन को उनके भरोसे छोड़ दिया है। दूसरा, दिनेश जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ बात कर पाएंगे योजनाओं की, कामों की, उपलब्धियों की?
उनको तो सिखाया गया है हिंदू मुस्लिम करना, उनको सिखाया गया है समाज में सिर्फ हिंदू मुस्लिम की डिबेट, पाकिस्तान की डिबेट, मुसलमानों की डिबेट, तबलीग की जमात की डिबेट। ठीक, ना अंशु जी विषय पर गौरव जी जुड़ गए, आपकी बात का जवाब देंगे। गौरव जी आप सुन पा रहे हैं अंशु जी जो कुछ भी कह रहे हैं, क्या आप वो सुन पा रहे हैं? वो इशारा कर रहे हैं कि साहब पंचायत स्तर तक ये राजनीति हो रही है कि क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए हैं, लेकिन वहां जो ग्राम प्रधान है वो अपनी अपनी राजनीति से प्रभावित होकर चीजें कर रहे हैं। क्या ये सही है? हमसे पूछ रहे हैं जी गौरव जी प्लीज बोलिए, आप पिछली बार उत्तर नहीं दे पाए थे। अजय जी ये जानना चाहते हैं कि असल फोकस से सारे लोग हट रहे हैं, हम रोजगार देंगे या नहीं देंगे, श्रमिकों को लेकर पॉलिसी क्या होगी क्या नहीं होगी, ये सारी चीजें बाद में तय हो जाएंगी। अभी सबसे बड़ी चुनौती है कोरोना और उसका बढ़ता हुआ आंकड़ा। गौरव जी नहीं राजीव जी, उत्तर प्रदेश की हम अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो भी बाहर से श्रमिक आ रहे हैं उनको होम क्वारंटाइन में रखा जा रहा है नॉर्मल तरीके से, और जिनमें थोड़ा बहुत भी लक्षण है उनको प्राइमरी क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है। कहीं कहीं जहां तक ग्राम प्रधानों की बात है, आपको ये बता दें कि अभी भी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्राम प्रधान समाजवादी या अन्य दलों के हैं और उनका सहयोग नहीं मिल रहा है। ये बात सही है, ये सच्चाई है, परंतु हमारे प्रशासन ने इसको सुनिश्चित किया है। और सबसे बड़ी बात की जो ग्राम निगरानी समितियां हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और अपनी जागरूकता से भी लोगों ने ऐसे लोगों के जो बाहर से आए हैं उनको बाहर रखने की व्यवस्था की है और वो होम क्वारंटाइन का पालन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत काबू में है, यद्यपि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा होने के बावजूद जो सुव्यवस्था उत्तर प्रदेश में दिखती है ऐसी व्यवस्था कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हम कहना ये चाहते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस के लोग राजनीति की संभावनाएं खोज रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये समय था एक साथ लड़ने का, एक साथ चलने का, परंतु उन्हें चुनाव दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में विभिन्न प्रदेशों में अंशु जी है क्या ऐसा, अंशु जी है क्या ऐसा कि राजनीति की संभावनाएं खोजी जा रही है आपकी पार्टी और आप लोगों के द्वारा? गांधी जी ने जो 1000 बसें दी, इसमें कौन सी राजनीति? अरे कैसी बसें दी है, ये छुपा हुआ नहीं है। 1000 बसों को लेने के बाद वो छोड़े, हम एक चीजों में मत जाओ। हम एक बार दिनेश शर्मा जी के पास महत्वपूर्ण सवाल जो है, जो महत्वपूर्ण सवाल अजय जी ने उठाया है कि साहब सारा फोकस जहां होना चाहिए और जहां था भी शुरुआत में वहां से हट गया। दिनेश शर्मा जी बस ठीक, दिनेश जी बोलेंगे। जी बोले दिनेश जी, क्या असल चैलेंज से फोकस हट गया है? दिनेश जी ऐसा है, अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने जो बात कही है, हाँ देखिए कांग्रेस ने जो 1000 बसों का मलबा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के ऊपर डाला था, योगी सरकार ने तो उसका काउंटर कर दिया। आपके पास कोई जवाब नहीं है। 3 मुद्दे देश में है इस समय, श्रमिकों की घर वापसी और कोरोना का बढ़ता प्रभाव, तीसरा आपकी एक पॉलिटिक्स। तो इन 2 का काउंटर जो है वो अकेले योगी जी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। आप बसों को बार बार मत दोहराइए। क्या लल्लू जी आगरा के अंदर वहाँ पर गिरफ्तारी देने गए थे या बसें दिलाने गए थे? और उसके बाद वहाँ पर जो नौटंकी वो कर रहे थे, देखिए कांग्रेस को कम से कम इन सारी उत्तर देने के पहले अपने गिरेबान में अंशु जी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अंशु जी आंसर। राजीव जी गौरव सर आएंगे, एक बार जरा अंशु जी से आंसर लेना। हाँ बोलिए, जवाब दीजिए। हम बराबर अपने गिरेबान में भी झांकते हैं और अपनी आत्म समीक्षा आत्म विश्लेषण करते हैं। हमें कोई गर्व नहीं है, हमें कोई घमंड नहीं है, लेकिन हम अनुरोध करेंगे अपने पत्रकार साथी से कि वो भी अपना समय समय पर आत्म विश्लेषण करते रहें और वो भी अपने गिरेबान में झांकते रहें कि वो क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो ये मलबा बता रहे हैं बसों को, उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्वयं आज अपना पहले पूरी बात गौरव मिश्रा गौरव जी बात सुन लीजिए, मेरा अनुरोध है आपसे। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि आप आत्मविश्लेषण के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्वयं माना कि 879 बसें हैं। दरअसल सबसे बड़ी मुश्किल यही है, सबसे बड़ी मुश्किल और सबसे बड़ी चुनौती भी यही है। ठीक है अंशु जी गौरव जी दिनेश सर हो गया। सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि जहां सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए वहां से फोकस हटकर दूसरी तरफ जा रहा है। और ये आंकड़े बार बार हमें चेतावनी दे रहे हैं, बार बार चेता रहे हैं कि संभलिए, लेकिन अगर नहीं संभला जाएगा
तो फिर वो भयावह स्थिति हमारे सामने होगी जो दुनिया के दूसरे देशों की हुई है। हम चाहते हैं कि ईश्वर करे ऐसा न हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस प्राइम एजेंडा की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। आप सभी जो सावधानियां अब तक बरत रहे थे एक नागरिक के तौर पर, उनको जरूर बरतिए। लंबे दौर में ऐसा होता है कि हम सावधानी नहीं बरत पाते हैं, लेकिन जैसे ही आप अनुशासित हों, आप उन चीजों पर आइए। कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना कहीं नहीं गया है, बल्कि कोरोना अपने उच्चतम स्तर की तरफ बढ़ रहा है। जून जुलाई सबसे ज्यादा भयानक होने वाले हैं, कोरोना की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ने वाली है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। लिहाजा सावधानी को बढ़ाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करिए, हैंड हाइजीन का ख्याल रखिए, मास्क लगाकर चलिए और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करिए। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जारी हैं।